एक बार फिर आप सभी का वीर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए राजस्थान जीके को लेकर के क्लास ले रहे हैं। कल आपने देखा था राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, जो कि हमने दो नदियों के ऊपर बात की थी, माही नदी और लूणी नदी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो विषमताओं को लिए हुए है, जिसकी वजह से हमारा राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां का उद्गम होता है। और यही कारण है कि हमको इन तीनों ही प्रकार की आंतरिक प्रवाह पर हमें देखना होगा। कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपना अथाह जल को लेकर चलती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो मात्र 100 मील की दूरी तक ही चलती है और खत्म हो जाती है। तो आइए आज हम देखते हैं जोजड़ी नदी को। अगर आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चंस करता हूं, उस क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर आते हो तो जरूर बोलिएगा, और नहीं आते हो तो आप पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। लूनी नदी के बारे में अपन ने कल बात की थी, जो कि उद्गम स्थल से लेकर के आगे की ओर बढ़ती हुई चल रही है। इस लूनी नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है जोजड़ी। यह लूनी नदी की मात्र एक ऐसी नदी है सहायक जो दाईं ओर से इस लूनी नदी को जल देती है। ये राजस्थान की मात्र एक ऐसी नदी है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला, ये जो बनी हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला, इस अरावली पर्वत श्रृंखला की शाखाओं में नाकोड़ा की पहाड़ियां भी आ रही हैं, थोड़ा सा ये वाला भाग भी डेवलप होता हुआ जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला और नाकोड़ा की पहाड़ियों से इसका कोई संबंध नहीं है। बिना किसी पहाड़ी के, बिना किसी पर्वतीय भाग से, बिना किसी पठारी भाग से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की मात्र एक ऐसी नदी है जो अरावली से कोई संबंध नहीं रखती है। बाकी राजस्थान की दूसरी जितनी भी नदियां हैं वो कहीं न कहीं अरावली पर्वत श्रृंखला से ही इसका उद्गम स्थल है। अगर हम एमपी से भी अगर नदियों के बारे में अपन ने बात की थी, तो वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी पहाड़ी से निकलती है, किसी किसी पहाड़ी से, किसी न किसी पठार से निकलती है। मात्र एक ऐसी नदी है जो बिना किसी पहाड़ी के, बिना किसी पठार के इसका उद्गम स्थल है। क्या आप बता सकते हैं ये जो जोजड़ी नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? नहीं पता? तो हमारे इस जोजड़ी का जो उद्गम स्थल है वह है नागौर के पाडलू गांव। इसका जो उद्गम स्थल है वह नागौर जिले के पाडलू गांव से इसका उद्गम होता है, और यह है वह लूनी नदी की सहायक नदी बन जाती है। अब आती है हमारी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जो है वो देसूरी की नाल से निकलती है, जो कि हमारा पाली जिला है, और बाड़मेर के देसूरी की नाल से इसका उद्गम स्थल होता है, और बाड़मेर के कौन से गांव में आकर के ये लूनी नदी में मिलती है? क्या बता सकते हैं आप? बाड़मेर के किस गांव में यह नदी लूनी नदी से मिलती है? सुकड़ी नदी याद है कोई? बालोतरा के अंदर तो है, लेकिन बालोतरा में भी कोई ऐसा गांव है, जैसे
बालोतरा जो है वो पहला से है, जैसे हमारा गढ़ी तहसील है। अब हम ये नहीं कह सकते कि चाप नदी जो है वो गढ़ी के अंदर ही प्रवेश करती है। अब गढ़ी में अपने किस जगह पे प्रवेश कर रही है, वो गांव कौन सा है? बस यहाँ पर आरपीसी जो है वो किसी मोटे पैलेस के बारे में बात नहीं करेगा, वो छोटे से गांव के अंदर एंट्री करवाएगा वो। और होगा कैसे, वो क्वेश्चन ऐसे देगा कि जैसे इसने यहाँ पे लिख दिया है ना वो बाड़मेर, फिर ऑप्शन में डाल देगा वो है ना वो बालोतरा, और बालोतरा के बाद फिर तीसरा डाल देगा वो नाड़, और चौथे नंबर में फिर वो डाल देगा समदड़ी। ठीक है, 90% लोग जो गलती क्या करते हैं कि बाड़मेर जिला तो इनको पता है, ब्लॉक स्तर का भी इसको बालोतरा पता है, लेकिन बालोतरा में अब कौन सा गांव, लड़के जल्दबाजी में बाड़मेर पे गोला मार के बाहर निकल जाते हैं। और जब मेरा जैसा व्यक्ति होता है वो पूछता है कि इसका उत्तर क्या है, तो समदड़ी। कौन सा गांव? समदड़ी गांव। बाड़मेर के बालोतरा के पास समदड़ी गांव में लूणी नदी के साथ मिल करके अपना जल दिया जाती है। देखिए कि ये बहुत डीप है। डीप इसलिए इतना डीप है कि हमारी ये जो क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासों के अंदर ये हमारा 14 साल का एक्सपीरियंस भी है मेरा, कि इस 14 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैं सेम क्लासेस लेता हूँ, और सेम क्लासों के अंदर इसको सही ढंग से अगर आप लोग ने पकड़ ली इस बात को, समझ ली इस बात को, तो आप है ना वो प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं। यानी ये रीड की क्लास नहीं है, या ये कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी की क्लास नहीं है। आपकी जैसी योग्यता और आप जिस तरह से जीके को लेकर के चल रहे हैं वही काम हम यहाँ पर करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि हम प्रतियोगिता में तैयारी करने वाले बच्चों को एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करवाएं जिससे एक क्लास पढ़ने से वह आईएएस को भी क्लियर कर सके, अगर उसकी योग्यता मास्टर डिग्री की हो तो फर्स्ट ग्रेड को भी तैयारी कर सके, और अगर उसकी योग्यता 10वीं लेवल की है तो वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक की परीक्षा को वो पास कर ले। अब देखिएगा यहां पर मैंने जो बोला था कि राजस्थान की मात्र एक ऐसी नदी जो अरावली से कांटेक्ट नहीं है, आरपीसी से क्वेश्चन लिया हुआ है, एक ऐसी नदी जो कि किसी पर्वतीय श्रेणी से कांटेक्ट नहीं है, वो भी प्रश्न लिया हुआ, लेकिन आज तक आरपीएससी ने इस नागौर के पांडलू गांव पे क्वेश्चन नहीं लिया अभी तक। और यही क्वेश्चन मान लो आपके आ जाए कि है ना वह जोजली नदी का उद्गम स्थल किस गांव से है, हम फंस सकते हैं। या अगर हम ये कह सकते हैं कि सुबली नदी है, जो सुबली नदी जो देवसर की नाल तो हमको पता है, लेकिन हमको बालोतरा भी पता है, लेकिन वो किस गांव में एंट्री करती है, बन सकता है क्वेश्चन। क्योंकि आरपीसी तो आपके मनोयोग को जानता है कि ये कितनी तैयारी कर रहे हैं। हमें हर रोज अपडेट रहना पड़ेगा, हमें हर रोज अपडेट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो नदी है वो हमारी जवाई नदी है। यह भी हमारे पाली जिले से इसका उद्गम है। अब पाली जिले के अंदर तहसील है जिसका नाम है पाली, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि पाली जिले के बाली तहसील में किस गांव में? पाली जिले के बाली तहसील में उद्गम हो रहा है, लेकिन उस बाली तहसील के अंदर भी कौन सा गांव? सादड़ी होगा। है कुछ याद? क्या आप लोगों ने कहीं पढ़ा था? है? और वो जो गांव है उसका नाम है गोरैया। गोरैया गांव है। और ये जो है वह भी हमारे
लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। अब आती है हमारी सागी नदी। ये जो सागी नदी है वह झालोर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। झालोर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और यह भी हमारे लूणी नदी में मिलकर के अरब सागर को जल देने का काम कर जाती है। अब आता है हमारा पश्चिमी बनास। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? बोलिएगा। इस जोजड़ी से, सुकड़ी से, जवाई से और सांगी से कोई क्वेश्चन है? अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो क्योंकि वास्तव में आरपीएससी कमीशन एग्जाम को देने के लिए या कर्मचारी चयन बोर्ड को एग्जाम को देने के लिए 6 महीने की प्रिपरेशन होती है बरूबर। और मैं तो यही मानता हूँ कि माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल परफेक्टली, अगर माइंड, हार्ट और हैंड कंट्रोल है तो आप किसी भी चीज पे पकड़ सकते हैं। और आपको कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 12वीं तक की बुक्स को टटोलना पड़ेगा। अलग अलग गाइडें आ रही है उनको भी पकड़ना पड़ेगा और एक बेहतरीन कलेक्शन का नोट्स रेडी करना पड़ेगा। और करना ही नहीं, प्लानिंग के आधार पर, जो हमने प्लानिंग जो आपको दे रखी है उस प्लानिंग के आधार पर आपको रीड करना पड़ेगा। चलिएगा हम आगे अपन देखते हैं पश्चिमी बनास। बता सकता है कोई कि पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिमी बनास का आप जितने क्वेश्चंस पुटअप करके आप मुझे देंगे मैं उतना ही ज्यादा उत्तर निकालूंगा। अगर आप साइलेंट रहेंगे तो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा उतना, क्योंकि मैं अपनी धुन में रहता हूँ। लेकिन आपके द्वारा अगर पुटअप होगा तो आज तो है ना, वो मैं आपको इस चीज के लिए माफ करता हूँ, लेकिन कल से मैं चाहूंगा कि हम जो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां का पार्ट जो आज खत्म करेंगे और कल हम अंतःप्रवाह की नदियों के बारे में चलेंगे। तो जो अंतःप्रवाह की जो नदियां हैं उन नदियों पे आप मुझे क्वेश्चंस करें, कुछ कहें, ताकि हो सकता है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को लेकर के भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए थे। जैसे माही नदी के बारे में सुजलम सफलम क्रांति, सुजलम सफलम क्रांति, सुजलम सफलम जल वाली जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इसका अंतर है जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन बातों को मैंने नहीं रखा। ये टेस्ट करने के लिए मैं रखता हूँ कि शायद आप देख करके क्या आपका आईक्यू बैटरी उड़ती है या नहीं, कि वास्तव में ये चीज थी या नहीं। आप उसको पॉइंटेड कीजिएगा अच्छी तरह से। चलिएगा हम पश्चिमी बनास के बारे में बात करते हैं। ये सिरोही जिले का सोनगरा भी बोलते हैं और सोनवारा भी बोलते हैं, जगह से इसका उद्गम होता है। और ये सीधे ही, ये किसी लूणी नदी की सहायक नहीं बनती है। ये जो पश्चिमी बनास है वह कहीं पर भी लूणी की सहायक नहीं बनती है और ये सिरोही और झालोर की सीमा बनाती हुई कच्छ के रण में जल दे जाती है। और ये जो पश्चिमी बनास है, ये जो है वह हमारे झालोर जिले को पेयजल का, पीने का पानी देने का काम करती है। और इस पर राजस्थान सरकार के द्वारा परियोजना का निर्माण भी हुआ है, क्योंकि ये जो नदी है वो सिरोही और झालोर की सीमा को बनाती है और ये सीधे अपने कच्छ के रण के अंदर अपना जल देकर के जाती है और यह पेयजल देने का काम कर रही है। और इसी
नदी के जल के सहयोग से वहां पर हमारे जालोर के अंदर नहरों का निर्माण भी हुआ है कृषि को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट जो नदी है और वो है साबरमती। और साबरमती के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मैं आपसे लेना चाहूंगा साबरमती का उद्गम स्थल बोलिए। जाडोल। बोलिए साबरमती का उद्गम स्थल उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी, देखो यहाँ पे मैं ये दिशाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का वो जो भाग है जिसे हम है ना वो झाडोल बोलते हैं, झाडोल फलासिया, यहां से ये निकलती है। और जैसे ये नदी यहां से निकलती है, यह हमारे उदयपुर की सीमा और सिरोही की सीमा बनाते हुए वह तट पे तट जाती रहती है और इधर से गुजरात की सीमा को भी बनाती है। यानी कि उदयपुर की सीमा, सिरोही की सीमा और गुजरात राज्य की सीमा, ये 3 सीमा बनाती है। और ये धीरे धीरे जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो ये उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर बहुत बड़ा शहर स्थापित है। कौन सा? ये क्वेश्चन हमने हर किसी ने लिया है कि राजस्थान में उद्गम नदी और औद्योगिक शहर को निर्माण करती है, औद्योगिक नगरी का निर्माण करती है, तो वो है हमारा क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद जो बसा हुआ है वो हमारे इस साबरमती नदी पर बसा हुआ है। और साबरमती पर ही हमारे ने गांधी जी ने एक कुटुंब जिसको बोलते हैं आश्रम का निर्माण किया है। और अहमदाबाद क्या है? औद्योगिक नगरी है। कौन सी नगरी है? औद्योगिक नगरी। और ये जो है वो हमारे राजस्थान के झाड़ोल से निकलती है और उदयपुर की सीमा बनाती है, सिरोही की सीमा बनाती है और गुजरात की भी सीमा बनाती है। और इस तरह से ये आगे जाकर के एक बहुत बड़े शहर को स्थापित करती है और इस तरह से इस शहर को स्थापित करती हुई आगे निकलती है और अरब सागर की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर। राजस्थान में सर, हाँ कुल, और राजस्थान के अंदर इसकी जो है वो 152 किलोमीटर है। अब अपन देखते हैं आगे की ओर। मिटड़ी, सॉरी यहाँ पे सोम लिखा हुआ है, मैंने सोम के बारे में बात करते हैं। सोम नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए देखन। सोम नदी का उद्गम स्थल रिकॉल कीजिए थोड़ा सा। जो याद है वही। सोम नदी का उद्गम स्थल डूंगरपुर होगा। डूंगरपुर कमलांबा डैम बना। बताइए। प्रतापगढ़ से। हाँ कहाँ है पता करो, बताइए। आप झूठ बोलेंगे सच बोलेंगे तो भी मेरे को। नहीं है, देखिएगा। ऋषभ देव के बावनवाड़ा के पीछाबेड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और ऋषभ देव कहाँ है? उदयपुर जिले में। ऋषभ देव के बावनवाड़ा जगह के
बिछामेड़ी पहाड़ी से ये निकलती है। और ये जो नदी जब निकलती है तो एक बेस्ट एक मंदिर का निर्माण करती हुई जाती है, जिसे हम आदिवासियों का भैरव के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पैलेस हो सकता है वो? इसलिए केसरिया जी। यानी कि यहाँ पे ऋषिदेव से ही पता लगना चाहिए कि ऋषिदेव को ही हम केसरिया जी कैसे दे दी? बोलते हैं। और जैसे ही वहां से निकलती है तो ये इसकी एक सहायक नदी बनकर उभरती है, और वो जो सहायक नदी है उसका नाम है मयूरी नदी, जिसे मोरन नदी बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? मोरन नदी भी बोलते हैं। और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है और हमारे डूंगरपुर के अंदर एक डैम का निर्माण करती है, सोम कमला बांध। और ये जो सोम कमला जो बांध है, इस डैम को पीने हेतु तैयार किया था, लेकिन इस पानी के अंदर सबसे ज्यादा फ्लोराइड होने के कारण यह कृषि के लिए यूज होता है, कृषि के लिए यूज होता है। और यह इस तरह से जब ये आगे बढ़ती है, मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है एक डैम का निर्माण करती है, और डैम का निर्माण करते हुए यह माही नदी के अंदर अपना जल दे जाती है। तो ये है हमारी सोम नदी। अब आती है हमारी झाकम। झाकम नदी कहां से निकल रही है? बताइए जरा। झाकम नदी हमारे प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी नामक स्थान से, छोटी सादड़ी नामक स्थान के भंवर माता के पहाड़ियों से, कहां से? जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी कौन सा? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी में भी कौन सा स्थान? भंवर माता की मंदिर है। तो भंवर माता जो मंदिर होगा वो कहीं नहीं पहाड़ी पे होगा। तो भंवर माता की पहाड़ियों से ये जो झाकम नदी है वह निकलती है, और यह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है और एक बहुत ऊंचाई में डैम का निर्माण करती है, जिसे हम झाकम बांध भी कहते हैं। और ये झाकम बांध है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हमारे त्रिवेणी संगम बेनेश्वर नामक स्थान पर यह माही को अपना जल दे जाती है। जब तक पैलेस को यहां पर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले है ना वो आपके जो 4 भौतिक स्वरूप मैंने बना करके रखे हैं और आपको वीडियोस में डाले हैं, उन भौतिक स्वरूप को देखिएगा कि प्रत्येक भौतिक स्वरूप को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। अब वो नक्शा अगर आपके आंखों के अंदर आ रहा है तो आप आराम से प्रत्येक नदी किस जगह से निकल रही है उसका आपको आइडिया मिलेगा। नहीं तो सोम नदी उदयपुर में, झाकम नदी भी उदयपुर में, कंफ्यूज हो गई सर, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले उदयपुर जिला बन गया ना प्रतापगढ़, इसलिए उसमें चला गया। तो इस तरह से हम आगे की और नदियों को देखते हैं, और वो जो नदी है जिसका नाम है मिठड़ी नदी। मिठड़ी नदी यह भी हमारे लूनी नदी की सहायक नदी है। और ये जो मिठड़ी नदी जो है वह नागौर के पास से निकलती है और लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। कहीं कहीं पर यह बताया गया है कि ये जो मिठड़ी नदी है वह अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि अजमेर वाले भाग से निकलती है और लूनी नदी में मिल जाती है। इस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर अरब सागर की ओर जाने वाली जो नदियां हैं उसका मैंने मोटा मोटा सा वर्णन किया है।
अगर आप इसको नक्शे के आधार पर बनाएं, नक्शे के आधार पर, तो देखिएगा, हम अगर चंबल नदी के बारे में बात करें, ये चंबल नदी यहाँ से निकली, ये चलती 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 यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ चलते ये निकल गई। आप अपने डिजाइन के द्वारा इसको रेडी कर सकते हैं। अब दूसरी नदी हमारी माही नदी, यहाँ से निकली, मेमन झील को बनाया, बांसवाड़ा के यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ से डैम बनाया, यहाँ से यूं चली, वापिस गई, और यहाँ से होते हुए यहाँ से गलेकोट वाले रास्ते को बढ़ाती हुई ये निकल गई। बन सकता है नक्शा, बन सकता है ना माही। अब इस चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उसका भी आप इस तरह से नक्शा बना सकते हैं। नौनौरा, पिलिया, यहाँ पर इस तरह से ये कुन्नू नदी। अब यहाँ से है ना वो आप देखना चाहेंगे तो जयपुर, जयपुर से ये गई, ये निकली बाणगंगा, इस बाणगंगा के है ना वह सहायक नदी गंभीर, इसकी सहायक नदी चित्तौड़ के अंदर गंभीरी, यहाँ से है ना वो बावनी, इस तरह से। अब यहाँ पर है ना वो अपने लूनी नदी को देखें तो लूनी नदी की एक सहायक नदी ये हो गई जोजड़ी, यहाँ से ये मिटड़ी, सुगड़ी, जवाई। इस तरह से है ना आप नक्शा बनाते हुए अगर आप इस नदियों के डिजाइन को रेडी करते हैं तो राजस्थान की तमाम नदियों का आपको वर्णन मिल जाएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह का ये डिजाइन को डेवलप किया है। आप सिर्फ आंख बंद करेंगे और आपको पूरी चीजें डिटेल्स में नजर आ जाएगी, और इसके ऊपर जितने भी आरपीएससी ने अभी तक कोचेस बनाए हैं और वो किस तरह से बने हुए हैं, किस जगह पे बने हुए हैं, उसका भी यहाँ पर पीछे अपन ने वर्णन कर रखा है। कुछ मेहनत तो लगेगी लेकिन बेस्ट नोट्स बनेंगे, क्योंकि अभी आपकी जो उम्र है उस उम्र के अनुसार आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो मात्र थर्ड ग्रेड टीचर बने हुए थे और आज आईएएस ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा बेस्ट नॉलेज, एक बेस्ट तरीका जब मिल जाता है तो लाइफ तो हमारी बहुत लंबी है और हम बहुत अच्छी तरह से नई नई सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। तो और ये नोट जो है वह आप अगर बना के रखते हैं तो आपको अन्य दूसरे एग्जाम के लिए भी मदद मिलेगी, और साथ में होने वाले नई जो योजनाएं हैं उसको आप ऐड करते रहिए, तो आपको बेस्ट से बेस्ट जो डिजाइन्स है वो आपके सामने खुलती हुई जाएगी। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये हमारे पश्चिमी बनास की नदी उदयपुर से ये चली गई, ये है ना वो साबरमती चली गई, ये बनास यहाँ से चली गई। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आप देखेंगे चित्तौड़ नामक जो पहले से यहाँ पर सबसे ज्यादा नदियों का आना जाना होता है, सबसे ज्यादा जो नदियां प्रभावित होती हैं वो चित्तौड़ जिले के अंदर होती हैं। और उदयपुर से भी हम देखते हैं तो ये बेड़ट नदी का भाग, ये हमारे ना वो बनास नदी का भाग, और इस तरह से जो कुछ नदियों का जो संगम होता है, इस तरह से आप डिजाइन को बनाते जाएंगे तो आपके आंखों के सामने जो भौतिक स्वरूप बना हुआ है, मैंने जो भाग बना के रखे हुए हैं उसमें आपको पता लग जाएगा ये किस भौतिक स्वरूप के अंदर जाकर के कौन सा जिला बनता है और ये कहाँ पर कौन सी नदी मिलती है। ये आपका डिजाइन ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा। आपको ये राजस्थान के जो परिचय का हमने जो वीडियोस बना रखे हैं आपको भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहे होंगे थोड़े से, लेकिन राजस्थान का परिचय पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 और भौतिक स्वरूप उसको आप है ना वो 10 बार देखिए। अगर उसको आप समझ गए बाकी की पूरी राजस्थान की गणित जो है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि उसी भाग के अंदर लॉजिक छिपा पड़ा हुआ है। अब तो हमारे यूनिट आ रहे हैं, अब तो हमारे यूनिट्स आ रहे हैं और प्रत्येक भाग के अंदर जो है वो हमने यूनिट को समझाया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग है ना वो मुझसे है ना वो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे। कल हम राजस्थान के आफा तंत्र के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियों को पढ़ेंगे और 2025 जनवरी के अंदर हम मनोविज्ञान की क्लास भी शुरू कर देंगे। थैंक यू। और एक और बात, जो सर पढ़ा रहे हैं आपको वो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं,
इससे भी बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। उससे क्या होगा सर, और भी खुल पाएंगे और आपको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। और सर के पास ये जितने सारे नोट्स, ये इतने सारे नोट्स जो दिख रहे हैं, ये नोट्स भी आने वाले वक्त में आपको शो करेंगे हम, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। लेकिन एक ही शर्त है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और लाइक करो। और 1000 सब्सक्राइब होने के बाद हम अपना एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और हम एक पीडीएफ भी बनाएंगे जिसमें आपको इतनी ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, जैसे कि छोटी मोटी 12 पास, किस लेवल की बता देना सर? 10th से लेकर के मास्टर पीएचडी डिग्री तक के लेवल। हाँ, उस लेवल तक की आप तैयारी करोगे। सर एक तरीके से वादा करते हैं कि आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उस चीज में भी आप अगर अपना 100% पोटेंशियल दोगे उस चीज में, तो आप 100% वो जॉब क्या कहते हैं, जॉब को प्राप्त करना। हाँ, जॉब को प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद। हम यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा है ना, वो चाहते हैं कि आप हमें लाइक करें और आपके क्वेश्चंस हमारे सामने आए, और आने वाले समय में हम लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे और हैं। सर लाइव क्लास कब चालू करनी है? शनिवार को या रविवार को? हम संडे के दिन करेंगे। कौन संडे को? क्या यानी कि जैसे ही ये यूनिट खत्म हो जाता है, हाँ, जैसे राजस्थान का नदियों को लेकर अपन चल रहे हैं, तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां जैसे ही खत्म करेंगे, तो इस जो यूनिट है राजस्थान का अफवाह तंत्र, उस पर अब तक जितने भी आरपीएससी ने परीक्षाएं ली है उसका पूरा पेपर शेड्यूल, चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए आए हो, चाहे पटवारी के लिए आए हो, चाहे कांस्टेबल के लिए आए हो, चाहे महिला सुपरवाइजर के लिए आए हो, जहां जहां से भी राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाली और क्वेश्चंस आए हो, वो टोटल क्वेश्चंस हम यहाँ पर लाइव के माध्यम से आपके सामने पेश होंगे, और बाकी पीडीएफ तो आपके सामने आ ही जाएगी। और उससे पहले आप तैयारी करके रख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, और उसके नोट्स बना के रख दीजिए और एक पैराग्राफ बना दो, और लाइव क्लास में आप पूछो, हम आपको डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। और Thank you. आपको अरे ये वीडियो के पीछे से जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी, वो हमारे अंकल जी थे। आ जाओ अंकल जी। इन अंकल जी की एज कम से कम 70 या 60 इयर्स होगी। इधर आओ ना। इन जैसे अंकल जी इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। आप तो काफी यंग हो, 18 से 22 साल की एज है आपकी। आप कहाँ तक पढ़े हो? 10 सही 10 तक पढ़े? चलो ठीक है, धन्यवाद।